नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके। अब जब से हमारे नए एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी ने अपने पद को संभाला है, तब से कभी भी किसी ओपन इंटरव्यू के दौरान उन्होंने तेजस MK2 के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया था। अब इस बात को फिर मैनिपुलेट करके ये बताया जाने लगा था कि शायद इंडियन एयरफोर्स की चीफ अभी तेजस MK2 के बदले एमका को इंडक्ट करना चाहते हैं और तेजस MK2 के बदले शायद नए चीफ अभी ज्यादा मात्रा में एमका को इंडक्ट करने पर जोर देने वाले हैं। लेकिन मैंने तब भी आप सभी को बताया था कि हो सकता है वो किसी अलग टॉपिक के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे होंगे, जिस वजह से उन्होंने तेजस MK2 का जिक्र नहीं किया होगा और उसी बात को मीडिया की तरफ से तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया होगा। लेकिन अभी भारत शक्ति के साथ किए गए एक रिसेंट इंटरव्यू के दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने बात पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स का मेन फोकस अभी इंडियन मेड फाइटर जेट के ऊपर ही होने वाली है। और इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स अभी अगले साल से ही तेजस MK1 को अपनी सर्विस में शामिल करना शुरू करने वाला है, जिसके बाद एमका को इंडक्ट करने का फैसला किया गया। लेकिन इसी बीच तेजस MK2 को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया है। अब इनिशियली तेजस MK2 की लगभग 200 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी शायद इसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है। अब बताया जा रहा है कि अब शायद इसको 200 से रिड्यूस करके 100 तक कर दिया जाएगा, लेकिन तेजस MK2 को यहाँ पे जरूर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। लेकिन बदले में यहाँ पर एमका की 7 स्क्वाड्रन को इंडक्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि हो सकता है तेजस MK2 की स्क्वाड्रन को थोड़ा रिड्यूस करके उसकी जगह पर कुछ मात्रा में एमका को ज्यादा मात्रा में इंडक्ट किया जाएगा। और इसी दौरान 6 स्क्वाड्रन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की डूबती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को आगे चल के रिवाइव करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। रिसेंटली इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया है, जिसके अंदर करीब 700 प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को खरीदने का फैसला किया गया है और इन व्हीकल को 4000 मीटर की ऊंचाई से नीचे ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। अब इसके बाद सेम टेंडर के अंदर एडिशनल 500 व्हीकल को भी खरीदने का फैसला किया गया है, जिनको 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई में ऑपरेट किया जाएगा। RFI के मुताबिक ये व्हीकल 4x4 व्हीकल होने चाहिए, यानी कि इनमें 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी होना चाहिए और ये ऑटो ट्रांसमिशन के साथ आने चाहिए। अब पहले तो ऑटो ट्रांसमिशन को लेकर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी ऑटो ट्रांसमिशन को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। अब इसमें जिन व्हीकल्स को 4000 मीटर से नीचे ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी लगभग 2 टन के आसपास होनी चाहिए और इनका पावर टू वेट रेशियो 20 टन पर HP के आसपास होना चाहिए। जबकि जो हाई अल्टीट्यूड वर्जन होने वाली है, यानी कि जिन व्हीकल्स को 4000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई में ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, उनमें भी लगभग सेम पेलोड कैपेसिटी होने वाली, जो कि 2 टन के आसपास रहेगी। लेकिन इनका जो पावर टू वेट रेशियो होने वाला है वो 27 टन पर HP तक होना चाहिए। इन व्हीकल्स की वेट मैक्सिमम 14 टन के आसपास होना चाहिए और इसमें स्टैंडर्ड लेवल 2 प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि किसी भी माइन से और ग्रेनेड जैसे अटैक से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर पाएगा। इन व्हीकल्स की ऑन रोड मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने चाहिए और क्रॉस कंट्री स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक होना चाहिए, जो कि आर्मी के लिए स्टैंडर्ड होने वाली। लेकिन इसके अलावा अगर जो भी कंपटीटर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो इससे बेहतर ऑफर भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें पूरे 360 डिग्री में फायरिंग करने के लिए 11 फायरिंग पोर्ट होना भी काफी जरूरी है और साथ ही रूप में एक रोटेटिंग मशीन गन माउंट भी होना काफी जरूरी है, जो कि मेनली एक लाइट मशीन गन टाइप की गन को माउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस कैटेगरी के अंदर 2 मेजर इंडियन प्रोडक्ट है जिनको आर्मी की तरफ से यहाँ पे इवेल्युएट किया जा सकता है, जिसमें पहले तो कल्याणी की M4 व्हीकल हो सकता है और इससे पहले भी आर्मी की तरफ से इसको लिमिटेड नंबर में खरीदा जा चुका है और इसके बाद VML की MBB व्हीकल को भी इसमें इंडक्ट किया जा सकता है, जो कि आर्मी की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और ये दोनों ही 2 टन क्लास के आसपास पेलोड को कैरी कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा महिंद्रा की और टाटा की भी एक आर्मर पर्सनल कैरियर व्हीकल इसी स्टैंडर्ड की मौजूद है, लेकिन उन व्हीकल्स की जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होने वाला है वो लगभग 1.5 टन के आसपास ही होने वाली है। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके, जो कि तब से चल रहा है जब से मैं स्कूल में हुआ करता था और लगभग 10 साल बीतने के बाद आज तक फाइनल नहीं हुआ है। फिलहाल अभी इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से MMRC टेंडर को लेकर एक फ्रेश स्टेटमेंट को दिया गया है, जिसमें
बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो टेंडर या RFI को इशू किया गया था, उसमें अभी इंडियन एयरफोर्स को 8 वेंडर्स की तरफ से अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया गया, जिनमें से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इनको एक एक करके शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है और अभी इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने की तैयारी किया जा रहा है, जिसमें इन सभी वेंडर्स की तरफ से अपने अपने फाइटर जेट के लिए टेक्निकल पैरामीटर्स को और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन एयरफोर्स के पास सबमिट किया जाएगा और फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने अपने हिसाब से इसकी टेक्निकल पैरामीटर को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल नेगोशिएशन को शुरू किया जाएगा। अब पहले तो इस टेंडर को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर आगे बढ़ाने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया और अभी इसको बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी C295 एयरक्राफ्ट को भारत में बनाया जा रहा है, आगे चल के इस डील को भी वैसे ही करने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक MMRC टेंडर में ऑफिशियली 7 कंपनीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन इस बार इंडियन एयरफोर्स की चीफ ने बताया कि अभी इसमें 8 वेंडर शामिल हो चुके हैं। अब ये 8वां वेंडर कौन है, ये अभी एक सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि हमारे मुताबिक अभी तक इसमें डसॉल्ट की तरफ से रफाल, बोइंग की तरफ से F-18 और F-15EX, जिनमें से पिछले महीने ही बोइंग की तरफ से F-18 को इस टेंडर से पीछे हटाने का फैसला किया गया था और वो अभी बस अपनी F-15EX इसमें ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21, रशिया की मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से MiG-35 और सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से Su-35 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद साफ की तरफ से ग्रिपेन और यूरोफाइटर कंसोर्टियम की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि कुल मिलाकर 7 वेंडर और 7 एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। अब इसमें अगर हम F-18 को भी शामिल करेंगे तो तब इसमें 7 वेंडर और 8 पार्टिसिपेंट होने वाले। लेकिन अभी जिन 8th वेंडर के बारे में इंडियन एयरफोर्स की चीफ ने बताया था, ये कौन है, ये भी सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हो सकता है ये उनकी मुंह से गलती से निकल गया होगा, लेकिन अगर ये बात सच होगा तो MMRC टेंडर अभी कोई नया कंटेंडर शामिल होने वाला है और ये बात आगे चल के पता चलने वाली है। अगला अपडेट वेपन लोकेटिंग रडार को लेके इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी की तरफ से भी 12 नए वेपन लोकेटिंग रडार्स को खरीदने का फैसला किया गया, जिनको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। इन रडार्स को आप सभी स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के नाम से जानते हैं और इन रडार्स को मेनली दुश्मन की आर्टिलरी पोजीशन, मोटार पोजीशन या ऐसे किसी भी वेपन फायरिंग पोजीशंस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि अभी हमारे लिए वेस्टर्न सेक्टर के अलावा नॉर्दर्न सेक्टर में भी खतरा बढ़ने लगा है, तो उस वजह से अभी हमें और ज्यादा मात्रा में वेपन लोकेटिंग रडार को इंडक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए पहले से ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक हाई लेवल के डिस्कशन को किया जा चुका था, जिसमें इन रडार्स को खरीदने के लिए लगभग 1000 करोड़ अप्रूव कर दिया गया था। इन सिस्टम को सबसे पहले 2018 में आर्मी को हैंडओवर किया गया था, जिसके बाद इनको रेगुलर बेसिस पर LOC रीजन में ऑपरेट किया जा रहा था, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान की तरफ से उस दौरान LOC में फायरिंग किया जाता था और इस वजह से LOC में हमारे बीच फायरिंग एक्सचेंज हुआ करता था। लेकिन अभी जैसे तनाव नॉर्दर्न साइड में भी बढ़ने लगा है, तो इनको अभी लद्दाख रीजन में भी डिप्लॉय किया जाने वाला है, जो कि 50 किलोमीटर की दायरे के अंदर दुश्मन की किसी भी मोटार पोजीशन, आर्टिलरी पोजीशन या रॉकेट लॉन्चर जैसे सिस्टम की पोजीशन का पता लगा सकते हैं और ये एक बार में मल्टीपल टारगेट को भी या इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार में हमारे ऊपर ईस्ट साइड से नॉर्थ साइड से फायरिंग होता है, तो ये दोनों साइड से दुश्मन की फायरिंग पोजीशन का पता लगा सकता है और ये सिर्फ ईस्ट और नॉर्थ नहीं बल्कि पूरे 360 डिग्री में हमको दुश्मन की वेपन के बारे में लोकेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट भारत के एक ओवरसी नेवल बेस को लेके। अब हमेशा से ही ओवरसी नेवल बेसेस हर किसी देश की स्ट्रेटेजिक पावर को दर्शाते आ रहे हैं और जिस भी देश के पास ज्यादा ओवरसी बेसेस मौजूद हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में, वो उतने ज्यादा ताकतवर माना जाता है। अब लगभग 2 साल पहले एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की तरफ से भी मॉरिशस की अलग-अलग आइलैंड पर एक नई रनवे को बनाया जा रहा था और साथ ही एक जेटी को भी वहां पे बनाया जा रहा था और तब ये बात बताया गया था कि शायद ये भारत का एक ओवरसी नेवल बेस हो सकता है। ये मॉरिशस से लगभग 1100 किलोमीटर नॉर्थ साइड में मौजूद है, जो कि डीप इंडियन ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और अगर यहाँ पर इंडियन नेवी अपनी एक नेवल बेस को बनाता है तो पूरे इंडियन ओशन के ऊपर आसानी से नजर रखा जा सकता है। फिर इसके बाद इस बेस को लेके कोई अपडेट सामने नहीं आया था, लेकिन अभी मैक्स AR की तरफ से रिलीज किए गए सैटेलाइट इमेज के मुताबिक भारत की तरफ से यहाँ पर अभी एक बहुत ही बड़ी रनवे को बनाने के साथ साथ अभी यहाँ पर लार्ज साइज की हैंगर्स को भी बनाया जा रहा है और एक एस्टिमेशन के मुताबिक इन हैंगर का साइज 180 फीट बाय 200 फीट के आसपास होने वाली, जो कि आराम से इंडियन नेवी की P-8 एयरक्राफ्ट को भी स्टोर कर सकता है।
अब भारत का इंडियन ओशन में नेवल बेस को बनाने का मेन एजेंडा यही हो सकता है कि यहाँ पर पूरे इंडियन ओशन के ऊपर नज़र रखा जा सके ताकि बढ़ रही चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके या चाइनीज वेसल की एक्टिविटी को यहाँ पे स्पॉट किया जा सके या फिर ट्रैक किया जा सके। और अगर भारत यहाँ पर P-8I एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करता है तो ये पूरे इंडियन ओशन रीजन में नज़र रखने में भारत को काफ़ी मदद करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।